हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि सीटेट एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। अब अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, सेमेस्टर प्रणाली। अब अगला प्रश्न है कि बाल विकास की किस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक गहन तथा जटिल होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, किशोर अवस्था में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को सामाजिक प्राणी बनाती है। बालक का समाजीकरण शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, परंतु यह प्रक्रिया किशोर अवस्था में सर्वाधिक गहन एवं जटिल होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि में मूल अंतर यह है कि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि में साधारण परीक्षण होता है जबकि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रण परीक्षण होता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि में साधारण प्रक्षेपण होता है जिसमें किसी एक समय पर किसी विशेष कार्य एवं कौशल के माध्यम से परीक्षण होता है तथा प्रयोगात्मक परीक्षण में नियंत्रित परीक्षण होता है जिसमें सामूहिक वाद विवाद या प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप में वहीवट कर सकने में सक्षम है, उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं एवं वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है, वह किस अवस्था से गुजर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अकाड़ी संक्रियाओं की अवस्था से। अब इसके बारे में जानते हैं। तो मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास में की विभिन्न अवस्था में बालक में विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार जब बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध सभ्यता को अमूर्त रूप से वहीवट कर सकने में सक्षम है तो उसमें तार्किक एवं विचार करने की संरचना आती है। अगला प्रश्न है कि बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, प्रत्याशात्मक चिंतन। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का कुशलता से उपयोग होता है और एक बालक में सर्वप्रथम प्रत्याशात्मक चिंतन का विकास होता है जिसमें विकास स्पष्ट मानसिक रूप पर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। अब इसके बारे में जानते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन का मुख्य जोर बच्चों की निरंतर समृद्धि पर और उनका बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए होता है। इसलिए यह विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार कक्ष में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का वह अनुपात जिससे अधिक का अनुपात विद्यालय शिक्षा हेतु किसी व्यवस्था के लिए वांछित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, 1/30। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कक्षा का आकार है।
किसी भी अवस्था में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात 1:30 से अधिक होना वांछित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, बाल मनोविज्ञान। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, शैशव अवस्था। अब इसके बारे में जानते हैं। तो सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का सर्वाधिक आदर्श काल जो होता है वह शैशव अवस्था होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि रुसार्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, रुसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो रुसार्क परीक्षण एवं एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की विभिन्न स्याही के धब्बों से संबंधित धारणाओं को दर्ज कर उनका विश्लेषण किया जाता है तथा इसके द्वारा बौद्धिक गुणों का मापन कर व्यक्तित्व की अंतर्वस्तुओं का उजागर किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। अब इसके बारे में जानते हैं। तो पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में बच्चों की रुचि उत्पन्न हो, जिसके लिए पाठ्यक्रम को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विकसित होते हुए बच्चे के व्यक्तित्व में जब प्राह एक बृहत बल बन जाता है तो बच्चा जल्द ही विकास करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, कामुक क्रियाओं में रुचि का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो विकास की अवस्था में किशोर अवस्था काल के दौरान जननांग विकसित होने लगते हैं एवं बच्चे के व्यक्तित्व में जब प्राह एक बृहत बल बन जाता है तो बच्चे में कामुक क्रियाओं का विकास होने लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी विभिन्नता के कारण बच्चे सामान्य एवं अपार्जित की कोटि में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, आयु की विभिन्नता के कारण। अब इसके बारे में जानते हैं। तो आयु की विभिन्नता कोटि का निर्धारण होती है। इसी के कारण बच्चे सामान्य एवं अपार्जित की कोटि में आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह बालक विद्यालयों एवं व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं तथा पूरक शिक्षण चाहता है ताकि वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, क्रिक का है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण को अपनाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, मर्रे ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह जी कारक होता है। इसका आंसर होगा 1, जी कारक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बालक के वर्तमान विचार, इच्छा, अनुभव तथा प्रत्यक्ष मिलकर निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, चेतना का। तो अगला प्रश्न है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना
शिक्षक की सहायता करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत द्वारा शिक्षक को छात्रों बालकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे शिक्षक छात्रों को उनके अनुसार अधिगम शैली में पढ़ा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध से संबंधित होने वाले नकारात्मक परिणाम को बताना चाहिए, ना कि दंड देना चाहिए, क्योंकि दंड द्वारा सुधारात्मक प्रवृत्ति की संभावना कम होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब इसके बारे में जानते हैं। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अभिप्रेरणा को अधिगम का प्रमुख तत्व मानता है। इसके अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायित्व है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, अपनी रुचियों, योग्यता एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए। अब इसके बारे में जानते हैं। तो निर्देशन का अर्थ होता है मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन। इस प्रकार मार्गदर्शन किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सहायता या परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम है। इस प्रकार निर्देशन की आवश्यकता अपनी योग्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने में सहायक होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक बार देखिए, खुद से मिलाने का प्रयत्न कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, यानी कि स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रक्षेपण साधन, टीवी का दृश्य श्रव्य साधन, चार्ट का दृश्य साधन, आवाज़ रिकॉर्ड का श्रव्य साधन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधित कारक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है छात्र की बुद्धि एवं रुचि, और तीसरा है छात्र की पारिवारिक स्थिति एवं स्मरण शक्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि यह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधी है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। स्वास्थ्य शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है, अर्थात यह विकास के अन्य पक्षों के अंत संबंधित होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का निदानात्मक प्रशिक्षण इसलिए करता है जिससे कि उसे पता चल सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का। अब इसके बारे में जानते हैं। तो शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का निदानात्मक परीक्षण करने इसलिए करता है जिससे कि उसे शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का पता चल सके और उन कठिनाइयों का समाधान कर सकें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, विद्यार्थियों की समृद्धि के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। अब इसके बारे में जानते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति के समस्त पक्ष ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। ज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यांकन सरल होता है, किंतु भावनात्मक या क्रियात्मक में कठिन होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है कि बड़ों के निर्देशन में शिक्षार्थियों की कार्य करने की योग्यता तथा विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से उस कार्य करने की योग्यता का अंतर कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों का बड़ों के निर्देशन में कार्य करना तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्यता के अंतर को निकटस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, उनकी विशिष्ट योग्यताओं का अधिकाधिक विकास किया जा सके। अब इसके बारे में जानते हैं। तो वे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता एवं क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षणिक उपलब्धियों से विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, जैसे गणित, कला, विज्ञान के क्षेत्र में, तब उन पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उनकी विशिष्ट योग्यताओं का अधिकाधिक विकास किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।